तो कल की क्लास में हमने देखा था क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन, इसमें हमने देखा था मुख्यतः 3 संगठनों की बात की थी, यूरोपीय संघ, आसियान और सार्क। हमने ये बताया था कि क्षेत्रीय संगठनों का गठन क्यों किया जाता है, और साथ ही ये भी बताया था कि जो क्षेत्रीय संगठन है वो किस तरह से कार्य करते हैं। और हमने जाना यूरोपीय संघ के बारे में, जो कि बना था 1992 में, मोस्टिस संधि के बाद। आज हम घटनाक्रम देखते हैं कि वास्तव में जो यूरोपीय संघ है उसका घटनाक्रम कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, जिससे आपको यूरोपीय संघ के बारे में जानने को मिलेगा। इसको शुरू करते हैं। तो ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन। देखिए शुरुआत कैसे हुई थी यूरोप में। मुख्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देश सामने आए और उन्होंने क्या किया, आपस में संगठन बनाने का फैसला किया। हुआ कब से? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वो क्या हुए, एक दूसरे के साथ आना शुरू हुए थे। अब इसमें शुरुआत कैसे हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान बनाया था। मार्शल योजना एक ऐसी योजना जिसने यूरोप की मदद की। अमेरिका ने पैसे दिए यूरोप को और क्या किया, योजना बनाई जिससे कि क्या हो, यूरोप की अर्थव्यवस्था खड़ी हो सके। अमेरिका ने क्या की, यूरोप की मदद की और यूरोप में क्या हुए, आर्थिक सुधार शुरू हुए। ये यूरोप का क्या है, जो मानचित्र है। अब इसमें यूरोप में एक आर्थिक सहयोग संगठन बना था, वो बना था 1948 में। ये कल हमने आपको बताया था। उसके आगे से शुरुआत करेंगे। क्या हुआ था, वह व्यापार को बढ़ाने के लिए था। सबसे पहले यूरोपीय संघ तो 1992 में बना था। उससे पहले 1951 में 6 देश मिले थे यूरोप के, और इन्होंने यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया था। यानी कि उस समय कोयला और जो इस्पात है वो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग था। तो यूरोप के 6 देश मिले, जिसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। अब इसमें पश्चिमी जर्मनी लिखा है क्योंकि पूर्वी जर्मनी किसके पक्ष में था, यूएसएसआर के पक्ष में था, और पश्चिमी जर्मनी यूएसए के पक्ष में था। तो मार्शल योजना के तहत मदद किसकी की गई, पश्चिमी जर्मनी की। तो ये जो 6 देश थे, इन्होंने क्या किया था, कोयला और इस्पात समुदाय बनाया था। याद रखना सरल है, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय। अगर कोयला इस्पात याद हो गया तो कहाँ का संघ है, यूरोप का, और आगे समुदाय इसमें जोड़ देंगे। इसका क्या था, मुख्य जो संसाधन है ऊर्जा के, उन पर साझा नियंत्रण लाना। तो इससे संबंधित जो पहला कदम था, यूरोपीय देशों ने मिलकर क्या उठाया कि यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का निर्माण किया था 1951 में। तीसरा है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ये हमने कल भी बताया था। थोड़ा इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस समय 2 संगठन बने थे। रोम की संधि के बाद 2 संगठन कौन से बने थे, एक तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था ईईसी, जो कि क्या था, यूरोपीय जो देश हैं उनमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार की जो बाध्यता है उसको खत्म करने के लिए
देखो, दो देशों के बीच में बाध्यताएं बहुत होती है। जैसे आप लोग यहाँ पर है, यदि आपका कोई साथी या आपके परिवार से कोई बाहर विदेश चला जाता है, तो क्या है, फिर वो कहाँ के नियम पालन करेगा? विदेश के नियम पालन करेगा। तो यहाँ से वहां जाने में क्या है, कभी उसे वीजा के लिए वो करना पड़ता है, वो पासपोर्ट के लिए चीजें। तो क्या है, एक आने जाने में इतनी परेशानी है, तो समझिए व्यापार में कितनी परेशानियां होती होंगी दो देशों के बीच में। तो उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया था। दूसरा जो है, इसमें था यूरोटॉम, या इसमें लिखा है यूराटम। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको यूरोटॉम भी देखने को इसको मिलता है। तो यूराटम क्या था, इसको आगे समझेंगे। पहले ये समझ लो, यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार बढ़ाने के संबंधित था, इन देशों के बीच आर्थिक सहयोग से संबंधित था, और जो विकास की गति, यानी कि यूरोपीय संघ के जो देश हैं उनको विकास देने के लिए इसका गठन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया था। धीरे धीरे इसमें सदस्य भी जुड़े। अभी हम बताएंगे कौन कौन से सदस्य जुड़े। तो सबसे पहले ये, ताकि इनकी इकोनॉमी क्या हो सके, बढ़ सके। अब यूराटम क्या है? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाना। यूराटम मुख्यतः ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों में जो परमाणु ऊर्जा है उसका उपयोग कैसे किया जाए शांति के लिए, इससे संबंधित कार्य ये करता था। यूरोप में ऊर्जा सुनिश्चित करना और परमाणु ऊर्जा से जुड़े जो रिसर्च है, अनुसंधान है, उसको बढ़ावा देना। और क्या करना, रेडिएशन सुनिश्चित करना। जो परमाणु ऊर्जा है उसमें रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। देखिए, जापान में जब परमाणु बम गिरा था, तो परमाणु बम से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि उसका जो रेडिएशन था, उसके बाद जो उसमें विकिरण होता था, उससे ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उस विकिरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके लिए यूराटम बना था। तो यूराटम किसके लिए था? परमाणु सामग्री की जो है मॉनिटरिंग के लिए इसको बनाया गया था। देखिए, परमाणु का उपयोग सिर्फ बम बनाने में ही नहीं होता है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग हम कई चीजों में कर सकते हैं। तो ऐसे अनुसंधान के लिए जो है यूराटम बनाया गया। इसमें परमाणु का उपयोग कैसे करना है और इसका शांतिपूर्ण उपयोग कैसे होगा, तो ये देश आपस में तकनीकी भी सहायता करते थे, यानी कि तकनीकी ज्ञान दूसरे देशों को प्रदान करते थे, जिससे क्या हुआ, परमाणु ऊर्जा के लिए जो है नियम कानून बन सके और उसका सही उपयोग हो सके। तो 1957 में एक तो ईईसी बनी थी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, दूसरा बना था यूराटम। अब जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है उसमें जो देश जुड़े थे विस्तार और विकास, 1973 में इसमें डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन जुड़ा था। 1979 में पहली बार यूरोपीय संसद में सीधे चुनाव हुए थे, यानी कि यूरोपीय जो संघ की जो संसद है उसमें पहले जो देश है अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन अब प्रतिनिधि किसने चुनने थे? यूरोप की जनता को चुनने थे, यानी कि इनको लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया गया। किसको? यूरोपीय संघ को। यानी कि अब लोग भी हिस्सा ले रहे हैं यूरोपीय संघ में अपने नेताओं को चुनने के लिए। देखिए, बड़ा टॉपिक है, इस पर कल बात करेंगे हम, लेकिन सीधे ये समझना है कि 1979 में पहली बार क्या हुए, सीधे चुनाव हुए थे, प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। और ग्रीस शामिल हुआ था 1981 में। और एक है शेंगेन समझौता, 1985 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था ताकि दो देशों में बिना पासपोर्ट की यात्रा की जा सके, यानी कि यात्रा को आसान बनाने के लिए, लोगों को समस्याओं से बचने के लिए क्या किया गया था? शेंगेन समझौता, यानी कि सीमा पर नियंत्रण न हो। जैसे आप यहाँ से नेपाल चल जा रहे हैं,
नहीं है। आप यहाँ से श्रीलंका जा रहे हैं, आप यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं, सीधे चले जाएंगे? नहीं चले जाएंगे ना, वहाँ की सरकार की अनुमति के अनुसार आप क्या करेंगे, कागज बनाएंगे। तो इनको समाप्त करने के लिए क्या कौन सा समझौता हुआ था, शेंगेन समझौता। ताकि बिना पासपोर्ट के जो यूरोप का व्यक्ति है वो यूरोप के जितने भी देश हैं उन देशों में घूम सके जो यूरोपीय संघ में शामिल हैं। तो 1986 में स्पेन और पुर्तगाल इसमें शामिल हुए थे। किसमें? ईईसी, जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है। तो 73 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन, 3 देश जुड़े थे। उसके बाद पहली बार चुनाव किया था प्रत्यक्ष, ये हुआ था 1979 में। फिर उसके बाद 1981 में ग्रीस शामिल हुआ था। फिर हुआ था शेंगेन समझौता, जिसमें बिना पासपोर्ट की यात्रा पर निर्णय लिया गया और सीमा नियंत्रण खत्म करने की बात ईईसी द्वारा कही गई। ये यानी कि अब ये जुड़ रहे हैं, ये राष्ट्र, इनमें आपसी जुड़ाव हो रहा है। ठीक हो गया? अब इतना थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि 1979 में यूरोपीय संसद में चुनाव हुआ था, यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन। ये क्या था? सबसे पहले जून 1979 में एक ऐतिहासिक घटना क्या हुई थी कि यूरोपीय संसद के लिए पहली बार चुनाव कराई गई थी। यानी कि लोगों ने अपने नेता कहाँ भेजे थे? यूरोपीय संघ में। यानी कि अब जो लोग हैं वह क्या है, इस पर विश्वास रख रहे हैं। किस पर? जो ईईसी हमारा बना था, ये इसमें लोग क्या चुनेंगे? अपने नेता को चुनेंगे। 1990 में जब बर्लिन की दीवार गिरी थी तो क्या हुआ था, जो पश्चिमी जर्मनी पर किसका नियंत्रण था? सोवियत संघ का। और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का, और पश्चिमी जर्मनी किसके पक्ष में थी? यूएसए के पक्ष में थी, यानी कि नाटो संगठन में थी। तो इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में भी मदद की थी, यानी कि जर्मनी एक हो। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का जो विवाद है, उस विवाद को शांत करने के लिए भी यूरोपीय संघ ने क्या की थी? काफी सहायता की थी। और अंततः क्या हुआ, 1992 में ये मॉस्ट्रिच संधि हुई थी, और यहाँ से कौन बना था? यूरोपीय संघ बना था। यहाँ तक इससे पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय था। जितने भी देश जुड़े 1973 में, चाहे डेनमार्क जुड़ा, ब्रिटेन जुड़ा, आयरलैंड जुड़ा, उसके बाद में ग्रीस जुड़ा, तो ये देश पहले ईईसी में जुड़े थे। बाद में मॉस्ट्रिच संधि के बाद इसका नाम बदल दिया गया। इसको क्या कहा गया? ईयू, यानी कि यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। उद्देश्य था कि साझा विदेश नीति, सुरक्षा सहयोग और एकीकृत बाजार, यानी कि यूरोप को जो है एक दिशा देने के लिए जो है ये संघ बनाया गया था। और व्यापारिक मामलों में इसकी जो हिस्सेदारी है अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है। और जो जीडीपी है वो विश्व में दूसरे नंबर की जीडीपी है। यानी कि ये विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा संघ है। नई मुद्रा यूरो। देखिए, जो मुद्रा होती है वह मुद्रा क्या होती है? किसी देश में जो वस्तुओं का जो क्रय किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, उसमें मुद्रा का उपयोग होता है। मुद्रा क्या करती है? मूल्य का मापन करती है। तो क्या है, जब हम दूसरे देश में जाएंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है करेंसी की। किसकी? करेंसी की, या नोट बदलने की। यदि हम यहाँ से श्रीलंका चले गए, अब हमारे पास क्या है? इंडियन करेंसी। श्रीलंका की अपनी अलग करेंसी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने नोटों को पहले चेंज कराना पड़ेगा वहां से। एक बहुत जटिल प्रोसेस है जिसमें समय लग सकता है। जटिल नहीं भी है तो, वर्तमान में तो नहीं है जटिल, लेकिन उस समय काफी जटिल प्रक्रिया थी। तो इन्होंने नई मुद्रा बना दी,
उन्होंने कहा कि हम एक क्या करेंगे, नई मुद्रा बनाएंगे। उसका नाम रखा था यूरो। क्या रखा था? यूरो। तो 2002 में यूरो को बनाया गया। किस लिए बनाया गया? ताकि यूरोप के सभी देश इस मुद्रा का क्या करें, उपयोग करें। और जब ये मुद्रा बनाई गई तो इसे 12 देशों ने अपनाया था। कितने देशों ने अपनाया था? 12 देशों ने अपनाया था। और फायदा इससे क्या हो गया? व्यापार आसान हो गया, क्योंकि करेंसी क्या है, अब एक देश की दूसरे देश की करेंसी एक ही जैसी है, तो व्यापार करने में सुगमता होगी। आज हम देखते हैं कि डॉलर का मूल्य बढ़ गया, रुपये का मूल्य गिर गया। दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हम सुनने को मिलती हैं। तो यदि दोनों जगह एक ही जैसी करेंसी होगी तो क्या होगा? व्यापार आसान होगा। तो यात्रा भी आसान होगी। कहीं पर जाने के लिए जो है व्यक्तियों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। यदि आपके पास यूरो है और आप यूरोपीय देश में हैं, जिन 12 देशों ने अपनाई है, यदि आपके पास यूरो है तो हर जगह चल जाएगी। अब जैसे भारत की मुद्रा भारत में मान्य है, अब आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले गए तो वहां आप दुकानदार को 10 का नोट, 5 का नोट, 20 का नोट नहीं दे सकते हैं। वहां आपको मुद्रा पहले परिवर्तित करनी पड़ेगी। परिवर्तन में भी तो जो समस्याएं हैं, तो आम आदमी को ये राहत मिली, यात्रा आसान होगी। और आर्थिक एकता क्या हुई, दोनों ये जितने भी देश हैं इनमें जो आर्थिक एकता थी वो क्या हुई, मजबूत हुई। तो शुरुआत हमने किससे की थी? जो यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय था, 1951 में हुआ था। फिर हमने 1957 देखा, यूराटम हुआ था, और ईईसी का गठन हुआ था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का। फिर हमने देखा इसमें कौन जुड़े थे? ब्रिटेन, डेनमार्क और आयरलैंड जुड़े थे। 1979 में इसके संसद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। इसके बाद इसमें ग्रीस जुड़ा था। इतने तक तो हमें जो है इसके माध्यम से पता चल गया। तो ये है यूरोपीय एकता का प्रतीक। ठीक है। अब 2004 से 2013 तक इसमें और विस्तार हुआ था। मुख्यतः इसमें ये बाल्टिक देश भी जुड़े थे। देखना इसमें पोलैंड इसमें जुड़ा था। पोलैंड पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, वहां भी शॉक थेरेपी लागू हुई थी। हंगरी सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है। स्लोवाकिया, ठीक है, और स्लोवेनिया और एस्टोनिया ये जुड़े थे 2004 से 2013 के बीच जो है, इसमें इतने सदस्य जुड़े थे। अब हमें पर्टिकुलर किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका एक विस्तार देख लेते हैं 2004 से 2013 तक। हमें परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें ज्यादातर सोवियत वाले जो देश हैं, जिसमें हंगरी है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, एस्टोनिया है। तो ये विस्तार हुआ था 2004 से 2013 तक। और जो क्रोएशिया था वो क्या था? 28वां सदस्य था। यानी कि वर्तमान में जो है इसमें कितने सदस्य हैं कुल? 27 हैं। ठीक है। जनमत संग्रह के आधार पर ब्रिटेन को बाहर कर दिया गया। ठीक है। जनमत संग्रह 2016 में हुआ और ब्रिटेन एग्जिट हो गया था 2020 में। तो अब सदस्य कितने बच गए? 27। तो सबसे जो लेटेस्ट सदस्य है वो कौन है? क्रोएशिया है। अब विश्व का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है नोबेल। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार को माना जाता है। तो यूरोपीय संघ के कार्यों को देखते हुए, इसके प्रयासों को देखते हुए 2012 में यूरोपीय यूनियन को नोबेल मिला। किस क्षेत्र में? विश्व में शांति बनाए रखने के क्षेत्र में इसे क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है।
तो इतनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक। हमने इसमें यूरोपीय संघ पढ़ा, उसका विस्तार पढ़ा, और हमने ये पढ़ा जो महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, चाहे वो 1951 में हो, 1957 में हो, उसके बाद 1973 में हो, 1979 में हो, 1984 में हो, 1992 में हो, जो विस्तार था 2004 से 2013 तक, या 2013 में सबसे नया जो सदस्य इसका बना था वो कौन था? क्रोएशिया था। और इसका जो अंतिम सदस्य जो इससे बाहर कर दिया गया है वो है ब्रिटेन, ठीक है। और जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ को 2012 में शांति के नोबेल का पुरस्कार भी मिला था। तो हम देख सकते हैं कि जो यूरोपीय संघ है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विकल्प के तौर पर उभर रहा है। तो ये बताता है कि विश्व बहुध्रुवीय हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ही शक्ति बच गई है, अमेरिका यूनिपावर बन गया है, नहीं, बल्कि जो क्षेत्रीय संगठन है, अभी तो हमने सिर्फ ये बताया है, आगे के क्षेत्रीय संगठन भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्षेत्रीय संगठन है कहीं ना कहीं विश्व को क्या बना रही हैं? बहुध्रुवीय बना रही हैं, और अपने कार्यों से क्या कर रही हैं? विश्व राजनीति पर प्रभाव भी बना रही है। तो ये जो है आज का टॉपिक था यूरोपीय संघ की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें शुरुआत हमने कहाँ से की थी? 1951 से। फिर उसके बाद 57 में हमने देखा, फिर उसके बाद से 1973 में हमने देखा, और 1979 में जो है सीधे चुनाव कराए गए। उसके 2 वर्ष बाद ग्रीस शामिल हुआ था। 1985 में शेंगेन समझौता हुआ था, और 1986 में स्पेन और पुर्तगाल इसमें शामिल हुए थे। और अंततः 1990 में जर्मनी के एकीकरण के बाद मॉस्ट्रिच संधि पर साइन करके क्या बना था? यूरोपीय संघ बना था। अब ये यूरोपीय जो संघ बना था इसमें नई मुद्रा भी लागू की थी, नया संविधान इसने बनाया था। संविधान के बारे में हम नहीं बता रहे हैं इसको, क्योंकि ये विस्तार से बताने वाली टॉपिक है। उसके बाद 2004 से 2013 तक ये देश, मुख्यतः जो पूर्वी यूरोप है और सोवियत के प्रभाव वाले देश में इसमें शामिल हुए। 2013 में इसका जो सदस्य है वो क्रोएशिया बना था, और इससे बाहर होने वाला जो सदस्य है वो ब्रिटेन था। और शांति का नोबेल पुरस्कार ईयू को कब मिला था? यूरोपीय संघ को 2012। तो इतनी चीजों के बाद अब यूरोपीय संघ के बारे में कल हम देखेंगे। यूरोपीय संघ का झंडा, यूरोपीय संघ का संविधान, यूरोप ने जो मुद्रा बनाई यूरो, वो कैसे बाहर देशों ने अपनाई, क्या उसमें कार्य हुए। तो उसके बाद हमारा यूरोपीय संघ वाला ये जो संगठन है इसका चैप्टर समाप्त होगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे इसमें आसियान, ठीक है।